Okay. Hi, let me go live. Yep, I'm starting. Yes, so good morning, all of you. Very, very good morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी सभी का बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम बैक. जस्ट गिव मी अ मिनट. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक. लेक्चर नंबर 76 में आप सभी का स्वागत है. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. सो मेरी बुक की पहली कॉपी मेरे पास कल पहुंची है पुणे से. जैसे मैंने कहा कि मेरा जो प्रिंटिंग यूनिट है वो है पुणे में, और पहली कॉपी एडवांस्ड अकाउंटिंग की बुक की मेरे पास कल पहुंची है. द वेरी फर्स्ट कॉपी आई रिसीव्ड. एंड इसके 3 वॉल्यूम्स आपको मिलेंगे, और ऑब्वियसली सेम प्राइस जो है आपने प्राइस पे किया है 1299 की है, बट आई थिंक एकाग्रता पे वी आर ऑफरिंग एट 10% लेस. सो वॉल्यूम नंबर 1 जो है इट विल कंटेन द 7 चैप्टर्स. वॉल्यूम नंबर 2 इज अ डेडिकेटेड वॉल्यूम ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और वॉल्यूम नंबर 3 जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस बुक होगी, जो आपको जनवरी एंड में आपको डिलीवर हो जाएगी. मतलब जब आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही होगी तब वो उसके आसपास डिलीवर हो जाएगी. तो 3 वॉल्यूम इस तरीके से बने हैं. रियली इट हैज केम आउट वेरी वेल, स्पेशली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले हमारे नोट्स है जिसमें हैंड रिटन चार्ट्स हम लोगों ने बनाए हैं. सो देव केम आउट वेरी वेल. काफी बढ़िया लग रहा है वो प्रिंट होने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है. जस्ट वांट टू शो यू यू नो अ स्नीक पीक ऑफ दिस. आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो चार्ट हम लोगों ने बढ़ाए थे वो काफी चार्ट्स बहुत अच्छे से बने, बहुत ही ब्यूटीफुली निकल के आए. सो यू गाइज विल रियली एंजॉय स्टडिंग फ्रॉम दीज बुक्स. Everything is amazing. Great. Good morning, all of you. Once again. So कल एक छोटा सा इंस्टेंस हो गया था बैंगलोर में. मैं आपको बता देता हूँ इंस्टेंस हुआ क्या था. गूगल पे लेके चलता हूँ और गूगल से मैं आपको बताता हूँ. सो कल इंस्टेंस ये हो गया था कि कल आफ्टरनून में बैंगलोर के अंदर 48 स्कूल्स में बॉम्ब थ्रेट आया था, जिसमें से एक स्कूल विवान की भी स्कूल थी. बहुत पैनिक वाली सिचुएशन हो गई थी कल आफ्टरनून में बैंगलोर में. हर एक पेरेंट्स जो है पैनिक थे सारे, सब कुछ सब जने पैनिक थे. और एक ईमेल आया 48 स्कूल्स को बैंगलोर में, और अभी तक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक होक्स था, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है. बट ऑब्वियसली रिस्क ले नहीं सकते थे. तो 48 schools in and around Bangalore gets an email for the bomb threat. और ये 48 schools के फिर बच्चों को वापस भेज दिया गया आफ्टरनून में. तो जनरली जो विवान की स्कूल होती है वो 3 बजे तक होती है आफ्टरनून में. वो सुबह जाता है और 7 बजे घर से निकलता है, और दोपहर में 3 बजे वो वापस आता है. 3:30, 3:15, 3:30. बट कल यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले ये एक स्कूल है, इसका नाम है नीव. इस स्कूल को बॉम्ब थ्रेट आया था, और हम लोगों का जो पेरेंट्स का ग्रुप है, या वो न्यूज़ काफ़ी फास्ट फैल गई थी कि नीव स्कूल के अंदर बॉम्ब का थ्रेट आया है. और फिर बाद में जब बाकी स्कूल्स ने भी अपने ईमेल्स चेक किए तो विवान के स्कूल से भी हमको मैसेज आया कि इवन विवान की जो स्कूल है वहाँ पर भी बॉम्ब थ्रेट आया है. तो उसके बाद तो कल पूरा दिन जो है बेंगलुरु में काफ़ी हड़कंप मची रही.
सारे स्कूल्स के अंदर बहुत अलग सा माहौल था, सारे पेरेंट्स के बीच में अलग माहौल था। सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, हम लोगों के फ्रेंड्स के जो ग्रुप्स बने हुए हैं फॉर द बैंगलोर सिटी, हर जगह बस यही चीज़ चल रही थी कि यार हमारे बच्चे तो सेफ रहेंगे है या नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स स्कूल भागे और फिर उन्होंने जाकर बच्चों को वहाँ से रिलीज़ करवाया। लेकिन बैंगलोर में ना बहुत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हाई है, जनरली स्कूल वाले जो हैं वो बच्चों को रिलीज करते नहीं हैं। फिर जब पेरेंट्स का प्रेशर आया, पुलिस का प्रेशर आया, तो स्कूल वालों ने स्कूल जल्दी छोड़ दिया, 12 बजे बच्चे कल वापस आ गए थे। बट इट वॉज वेरी स्केरी मोमेंट येस्टरडे। अभी तक जो निकला है इट वॉज अ होक्स, बट द पुलिस इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। Now, the similar instances happened couple of months back, but that time there was a mischief done by a student. तो एक स्टूडेंट था, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड का या 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था, 8th 9th 10th का, इतना छोटा बच्चा था। उसकी ना एग्जाम की पढ़ाई नहीं हुई थी। तो स्टूडेंट ने क्या किया था, अपनी एग्जाम्स कैंसिल करने के लिए अपनी स्कूल को बॉम्ब थ्रेट का एक मेल भेजा था। उसने एक डमी ईमेल आईडी बनाई थी लश्कर के नाम से, ऐसा वैसा कुछ, और अपनी स्कूल को एक बॉम्ब थ्रेट मेल भेजा। फिर बाद में उस बच्चे को लगा कि यार अगर मैं ये सिर्फ अपनी स्कूल को भेजूंगा ना तो मेरे ऊपर सस्पिशन अराइज होगा, आई विल बी सस्पेक्टेड। तो फिर उसने क्या किया, उसी बच्चे ने उसी मेल आईडी से बैंगलोर के और भी स्कूल्स को मेल भेजा। तो ये इंस्टेंस था लास्ट टाइम का, कुछ 6 महीने पहले, 6-8 महीने पहले उसने ये किया होगा। ऑब्वियसली पुलिस ने, साइबर क्राइम ने उसको ट्रेस कर लिया, और ट्रेस करने के बाद में जो भी प्रोसिक्यूट करना था वो सब किया। लेकिन इस बार वापस कुछ ऐसा हुआ है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ निकला नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। बट सेफ्टी के चलते कल सभी बच्चों को वापस घर भेजा गया। अभी तक तो स्कूल की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मंडे को स्कूल है या नहीं है, बट दैट्स हाउ द थिंग्स आर। सो इट्स नॉट इजी टू बी अ पेरेंट। मॉरल ऑफ द स्टोरी। चले आगे। चलिए, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेक्चर नंबर 76 में। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। कल का जो हमने समरी देखी थी, एक बार उसको फटाफट देख लेते हैं। कल की क्लास में हमने क्या क्या देखा था। लेक्चर नंबर 75 yesterday, ओके, वी डिड क्लास फॉर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी आपको वापस रिवाइज करवाऊंगा। थोड़ी परेशानी हुई होगी आपको उसको समझने में, डोंट वरी, वापस रिवाइज करवाऊंगा। होमवर्क थे 3 क्वेश्चंस आपके, 13, 15, 16, जिसमें से 15 और 16 काफी छोटा था, उम्मीद करता हूं आपने किया होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 13 करना था, वो भी आसान था। आईसीएम मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 12 था, विराट और अनुष्का वाला, करेक्ट। तो ये आपका होमवर्क था, आपने किया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फटाफट क्वेश्चंस को करते हैं चेक। क्वेश्चन नंबर 15 चेक कीजिएगा सभी जने मेरे साथ। तैयार हैं सभी लोग? 5-5 मिनट में हो गया होगा। यस, यू राइट। हेमंत लिमिटेड परचेज्ड 80% शेयर्स ऑफ पावर लिमिटेड। तो हेमंत लिमिटेड यहां पर जो है वो है होल्डिंग कंपनी, और पावर लिमिटेड जो है वो है सब्सिडरी कंपनी। 80% शेयर्स खरीदे हैं 1 जनवरी 21 को। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2,10,000। The issued capital of Power Limited on 1st January 2021 was 1,50,000 and the balance in P&L account was rupees 90,000। तो जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के दिन यहां पर आपको शेयर कैपिटल और P&L का बैलेंस दिया, जिससे हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा, ठीक है। During the year ended 31st December 2021, Power Limited earned a profit of 30,000 at the end of the year and declared and paid dividend of 22,500। कल का जो क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें कुछ शायद आपको परेशानी हुई होगी, मुझे पता है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर दिन सेम नहीं होता है ना, तो कोई परेशानी की बात नहीं है उसमें। वैसे भी एक ही केस इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो केस है जिसमें आप थोड़े ज्यादा कंफ्यूज हुए थे, जो मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा, वो वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस। आगे के क्वेश्चंस के अंदर हम पूरा डिविडेंड का कंसेप्ट अच्छे से समझ लेंगे, इंक्लूडिंग दिस वन। करंट ईयर में प्रॉफिट अर्न किया 30,000 एंड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 22,500। What is the amount of minority interest on 1st January and 31st December? Also compute the goodwill and capital reserve at the date of acquisition। दो चीजें हमें निकालनी है, गुडविल कैपिटल रिजर्व एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है 1st जनवरी 21 को और 31st दिसंबर 21 को। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे, तैयार हैं सभी लोग? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग यहां पर इसका क्वेश्चन नंबर 15/AAA/ पेज नंबर 7.20
सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एज ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां पर दिया है 1 जनवरी 2021। हम लोग यहां पर निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल? इट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, cost of investment. It is given in the question as rupees 2,10,000। अब यहां पर एक एडिशनल एडजस्टमेंट हमने देखा, माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। यहां पर कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया गया है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो सर्टनली वो डिविडेंड करंट ईयर का होगा, मतलब 2021 का होगा। और हमने ये जो शेयर्स खरीदे ये खरीदे 1 जनवरी 2021 को, तो ये जो भी डिविडेंड है ये करंट ईयर का डिविडेंड है, पोस्ट एक्विजिशन का डिविडेंड है। ठीक है सर, तो हम इसमें से यहां पर माइनस करेंगे क्या? 80% ऑफ शेयर कैपिटल एज ऑन दैट डेट, इट इज 1,50,000 एंड बैलेंस ऑफ P&L और रिजर्व्स एंड सरप्लस एज ऑन दैट डेट, दैट इज 90,000। तो 1,50,000 प्लस 90,000 होता है 2,40,000 और 2,40,000 का 80% होता है 1,92,000। चेक करिएगा। तो परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट टेकन ओवर। हैव यू गॉट 18,000 रुपीज एज द वैल्यू ऑफ गुडविल? क्या गुडविल की वैल्यू 18,000 रुपीज है क्या? चेक करिएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम इसी दिन पे निकालते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अगर मेजॉरिटी की शेयर होल्डिंग 80% है तो माइनॉरिटी की शेयर होल्डिंग कितनी होगी? इट विल बी 20%। एक ई रह गया, तो 20% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एज ऑन दैट डेट, तो 2,40,000 का 20% होता है 48,000 रुपीज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये सभी का सही है क्या? चेक करिएगा। ये सभी का सही है क्या? चेक करिएगा। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन यहां पे पूछा है, आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 31 दिसंबर 2021 का। नो प्रॉब्लम। सो 31 दिसंबर 2021 का माइनॉरिटी इंटरेस्ट परसेंटेज होगा 20%। अब 20% ऑफ, मैं दोनों अलग अलग निकाल लेता हूं। शेयर कैपिटल 1,50,000, शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, 1,50,000 का 20% होता है 30,000। और अब यहां पर निकालेंगे 20% ऑफ द बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। अब P&L अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालेंगे? ओपनिंग बैलेंस था 90,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इट वाज 90,000। इन द करंट ईयर यू हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 30,000। और आपने उसमें से 22,500 का डिविडेंड पे किया है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 90,000 प्लस 30,000 माइनस 22,500, इज इट कमिंग 97,500? उसका 20% होता है 19,500। तो शेयर कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो है 30,000 और ये है 19,500। टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 49,500। चेक ऑल ऑफ यू। आई थिंक 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा ना? चेक करिएगा सभी जने। इज दिस क्लियर? पक्का? परफेक्ट, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। इंडेक्स में पोस्ट करते रहिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। और आपकी जो ये बुक्स है, जो ये बुक्स प्रिंट होकर आपको मिल रही है, आप देखेंगे तो बुक्स के अंदर ही मैंने आपको इंडेक्स दिया है। जो आपका रजिस्टर इंडेक्स है वो यहीं पे दिया है, ताकि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ही आप इंडेक्स को मेंटेन कर सके, आपको अलग से प्रिंट करने की जरूरत ना पड़े। इतना ही नहीं, जो आपका स्टडी प्लानर का चार्ट है वो भी मैंने आपको बुक में दिया है। जो रिविजनरी चार्ट में आपसे बनवाता हूं वो भी यहाँ पे बुक के एंड पे दिया गया है आप लोगों को, तो यहाँ पर आप चार्ट को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो लूज शीट्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, एवरीथिंग इज हियर हैंडी। चलें आगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। King Limited acquired 70% equity shares of Queen Limited subsidiary holding as on 31st March 2021. Date of acquisition is very important. आर्यन कह रहा है 90,000 प्लस 30,000 होगा ना? बेटा 90,000 प्लस 30,000 है,
लेकिन आपने उसमें से प्रॉफिट में से डिविडेंड भी तो पे किया है, तो वो माइनस करना पड़ेगा ना। हाउ विल यू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर? कल देखो मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया था, यही अकाउंट आप देख लो ना। ओपनिंग बैलेंस 90,000 प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000 माइनस डिविडेंड पेड 22,500, क्लोजिंग बैलेंस 97,500। तो 97,500 पे होगा ना बेटा। कम ऑन, नेक्स्ट। King Limited, which is a holding company, it has acquired 70% of the shares of Queen Limited. Okay, as on 31st March 21, date is very important, है ना सर? वो आपने प्लस की जगह माइनस लगाया, अच्छा, आई एम सॉरी, ठीक है। as at a cost of 140 lakhs. So 31st March 21 date of acquisition है. The following information is available as on 31st March 2021. क्या मैं कह सकता हूं कि इन्वेस्टमेंट्स आर डन एट द एंड ऑफ द ईयर? देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आर डन एट द एंड ऑफ द ईयर, नो प्रॉब्लम। नाउ एसेट्स वगैरह हमें दिया है, फॉलोइंग रीवैल्यूएशंस हैव बीन एग्रीड अपॉन नॉट इंक्लूडेड इन द अबव फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था रीवैल्यूएशन का, सेम कंसेप्ट यहां पर भी हम लोग देखने वाले हैं। और King Limited purchased the shares of Queen Limited at the rate of ₹20 per share. The face value is ₹10. Calculate the goodwill or capital reserve on the date of acquisition. Okay, no problem. Question number 16 oblique AAA oblique page number 7.20. तो हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना है एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑन 31st मार्च 2021। सबसे पहले हम लोग यहां पर लेंगे दोस्तों कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? सर 70% इक्विटी शेयर्स है, और ये कैसे निकालेंगे सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। 70% इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट दिया है सर 140 लाख, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ₹140 लाख। चेक करिएगा, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 140 लाख पक्का। कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड यहां पर दिया है? कुछ भी नहीं दिया है, एब्सोल्युटली नथिंग। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 70% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ क्वीन लिमिटेड। अब क्योंकि यहां पर रीवैल्यूएशंस है, मैं इसका वर्किंग नोट बना देता हूं, रेफरेंस देता हूं, वर्किंग नोट नंबर 1, और फिर हमें मिलेगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया हमारा मेन आंसर। अब हम इसका वर्किंग नोट यहां पे बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, समझते चलिएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ रही है 20% से, तो जो 240 है उसको प्लस 20% करता हूं मैं 288। मैं यहीं पे लिख रहा हूं दोस्तों, चेक करिएगा, यहीं पे लिख रहा हूं 288। करंट एसेट्स के लिए क्या कहा है, कुछ कहा है सर? नहीं, 110 जो बुक वैल्यू है करंट एसेट्स की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अब इन्वेस्टमेंट परचेज शेयर्स, करंट एसेट्स के बारे में कुछ कहा है? करंट एसेट्स के बारे में 99 कैसे हुआ? 99 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अप बाय 20%, इन्वेस्टमेंट्स डाउन बाय 10%, इन्वेस्टमेंट्स डाउन बाय 10%। तो 110 की जो इन्वेस्टमेंट्स है, अच्छा उसको आपने 10% माइनस किया है, 99। करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, 140 एज इट इज है। लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस एसेट है, लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने दिए हैं 3030 है ना। 15% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है, माइनस करेंगे 180, और करंट लाइबिलिटीज माइनस करेंगे 100। नेट असेट्स हमको यहां से मिलेगी 288 प्लस 99 प्लस 140 प्लस 30 माइनस 280, इज इट कमिंग 277। चेक ऑल ऑफ यू, ये 277 क्या है? दिस इज द नेट वर्थ, नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसका 70% हमारा है, तो 277 लाख का 70% हमारा है, इंटू 0.7, 193.9, 193.9। ये बेटा राउंड ऑफ मत कर देना, लाखों में राउंड ऑफ नहीं करते, -140, सो 53.9
का आपका कैपिटल रिजर्व होगा, चेक करिएगा, देयरफॉर कैपिटल रिजर्व. सो नेट असेट्स टेकन ओवर आर ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन एंड देयरफॉर इट इज कैपिटल रिजर्व ऑफ 53.9. ये भी फास्ट हो गया होगा ना, समय नहीं लगा होगा. क्वेश्चन नंबर 16 पे तो आप यहां पर लिख सकते हैं सेम एज क्वेश्चन नंबर 1. मेरी बुक का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वो हमने किया था, करेक्ट, बहुत इजी था. अब चलते हैं विराट और अनुष्का के पास. क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, 2 क्वेश्चंस हो गए 13 नंबर से, बट ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ विराट लिमिटेड एंड अनुष्का लिमिटेड एज एट 31st March. Virat Limited holds 80% equity shares of Anushka Limited since it's Anushka Limited's incorporation. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. Virat Limited holds 80% equity shares in Anushka Limited since its incorporation. Since its incorporation का मतलब है जब से अनुष्का लिमिटेड बनी है तब से विराट लिमिटेड उसमें 80% शेयर्स होल्ड कर रहा है. इसका मतलब अब जो भी कुछ दिया होगा, जितना भी कुछ दिया होगा, ये सब के सब बैलेंस कैसा होगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होगा. समझ में आ रहा है? पोस्ट, देखो बिगिनिंग ऑफ द वर्ड यूज नहीं किया वर्ड पूजा, थोड़ा, हाँ ये एक एक्सीडेंट पॉइंट है जिसको मैं स्पेसिफिकली मार्क करना चाहता हूं. क्वेश्चन में कहीं पे भी बिगिनिंग ऑफ द वर्ड ईयर वर्ड यूज नहीं किया है. एट द इनकॉर्पोरेशन की, अब इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है कब नहीं हुआ है वो एक्चुअली हमें पता नहीं है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. पक्का? चलूं मैं आगे. नाउ बैलेंस शीट दी है दोनों कंपनी की एज ऑन 31st March 2021. विराट लिमिटेड की भी दी है, अनुष्का लिमिटेड की भी दी है. रुपीज इन रुपीज है, कोई 100, thousands, lakhs कुछ भी नहीं है. ठीक है, सिंपल प्लेन बैलेंस शीट है, दैट्स ऑल. क्वेश्चन खत्म, हैला, कुछ बचता ही नहीं. अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना. मैंने कल की क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि हर एक क्वेश्चन के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. हमें ये 4 कंपोनेंट्स देखना है हर क्वेश्चन में. ये है वो 4 कंपोनेंट्स. सबसे पहले we have to analyze the reserves of the subsidiary company. We have to analyze the reserves of the subsidiary company. Number 2, we have to find out the cost of control. Number 3, minority interest. And number 4, reserves and surplus of the holding company. किसी भी कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में बस ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है. ये 4 चीजें अगर आपने देख ली तो आपका काम हो गया, बस फिर क्वेश्चन हो गया. फिर तो सिंपल प्लेन एडिशन है यहां पर, और कुछ भी नहीं बचता है. तो ये 4 चीजें मैं आपको यहां पर अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 13/AAA/7.19. क्वेश्चन नंबर 13/AAA/7.19. ठीक है, चलिए चेक करते हैं. सबसे पहले अनुष्का लिमिटेड के हम रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे. अनुष्का लिमिटेड के रिजर्व्स एंड सरप्लस यहां पर है नोट नंबर 2. नोट नंबर 2 में मैं आता हूं और यहां पर दिया है सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व. चेक करिएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? अब ये जो जनरल रिजर्व है ये दिया गया है 31st March को. 31st March को जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी. अब समझना, विराट लिमिटेड ने अनुष्का में इन्वेस्टमेंट कब किया है, सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन. लॉजिकली समझना मेरे दोस्त, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उस दिन तो अनुष्का का कोई जनरल रिजर्व रहा ही नहीं होगा. जनरल रिजर्व कहां से बनता है? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. और कंपनी प्रॉफिट्स कब बनाती है? कंपनी प्रॉफिट्स तब बनाती है जब कंपनी बनती है. इसका मतलब क्या है, ये पूरा के पूरा 1 लाख रुपीस का जो जनरल रिजर्व है ये पूरा के पूरा पोस्ट एक्विजिशन है. जब ये क्वेश्चन में ऊपर का है ना, सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन, इसका मतलब है देयर इज नो प्री एक्विजिशन. क्योंकि जिस दिन कंपनी बनी थी उसी दिन आपने 80% शेयर्स खरीद लिए थे, तो उसके पहले तो कोई ऑपरेशंस हुए ही नहीं. और जब उसके पहले कोई ऑपरेशंस हुए ही नहीं तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का तो सवाल ही नहीं होता. प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कब होता है दोस्त? जब कंपनी बन जाती है, कंपनी कुछ प्रॉफिट कमाती है, उसके बाद में होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट करती है. तो होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट के पहले का जो प्रॉफिट होता है वो प्री इनकॉर्पोरेशन. यहां तो कंपनी जिस दिन बनी उसी दिन आपने शेयर्स खरीद लिए. तो कंसेप्ट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट डजंट अराइजेस एट ऑल. तो हम यहां पर इसको एनालाइज कैसे करेंगे? रिजर्व्स ऑफ अनुष्का
लिमिटेड as on 31st March, what is the date, 2021, it is rupees 1 lakh. ये जो 1 लाख रुपीस है इसको हम हमारे कस्टमरी फॉर्मेट के हिसाब से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. क्लियर है सभी को? कौन से दो पार्ट्स होते हैं? प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व. प्री एक्विजिशन रिजर्व यहां पर कुछ नहीं होंगे, बिकॉज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने, विराट ने इन्वेस्टमेंट किया था जिस दिन अनुष्का बनी थी. जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा. 1 लाख रुपीस कंप्लीटली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, दो लोगों में डिवाइड होगा. विराट 80%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20%. वेल रियली आई एम क्यूरियस टू नो, आखिर ये माइनॉरिटी कौन है? आखिर ये माइनॉरिटी कौन है? लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स, ये उनका पारिवारिक मामला है. सो 80,000 और 20,000. रिवीजन करना हमारा काम है, अंशुल मेरा नाम है. करेक्ट? ओके. नाउ मैंने आपको क्या समझाया, यहां पे जो चार फिगर्स मिलती है वो कहां कहां जाती है? ये जाती है सीओसी में, ये जाती है एमआई में, ये जाती है आरएस में, ये जाती है एमआई में. करेक्ट? क्लियर? बहुत बढ़िया. अब ये था हमारा पहला स्टेप. मैंने आपको चार चीजें बताई थी, ये थी पहली चीज. दूसरी चीज, इसी से निकालते हैं हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें सर्टनली क्वेश्चन में दिया होगा, चेक करिएगा. हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, विराट की बैलेंस शीट में आप देखेंगे नोट नंबर 3, शेयर्स इन अनुष्का लिमिटेड 3,20,000. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,20,000 लेस 80% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अनुष्का. अनुष्का जी का शेयर कैपिटल कितना है? 4 लाख रुपए. और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, प्लस 0. तो 4 लाख का 80% कितना होता है बेटा जी? 3,20,000. हाइला. पीसी इक्वल टू नाटो, नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व. चेक ऑल ऑफ यू. नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व. पक्का? फिर आते हैं, इसी से बनता है 3 नंबर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट. माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20% ऑफ. अब समझना, 4 लाख रुपीस शेयर कैपिटल का 20% प्लस माइनॉरिटी का पोस्ट एक्विजिशन का शेयर. देखिए कितना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का? 20,000. तो टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा? चेक करिएगा. इज इट कमिंग टू रुपीस 1 लाख? इज इट कमिंग टू रुपीस 1 लाख? और इसी से चौथी चीज हमें क्या मिलती है? रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ होल्डिंग कंपनी विराट लिमिटेड, जो इसके बैलेंस शीट में जाएगा. तो विराट लिमिटेड के खुद के रिजर्व्स कितने हैं? चेक करिएगा, क्वेश्चन के अंदर दिया है विराट लिमिटेड के खुद के जनरल रिजर्व का बैलेंस है 1 लाख रुपीस. और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 80% ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ अनुष्का. लेकिन ये कौन सा होगा? पोस्ट एक्विजिशन. कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वापस करने की जरूरत नहीं है. 80,000. तो बैलेंस शीट में वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी 1,80,000. चेक कीजिएगा सभी जने. जो इंपॉर्टेंट फिगर्स मिलनी थी मिल गई. अब हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. इधर ही बना दूं मैं? ठीक है सर, बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले शेयर कैपिटल में सिर्फ विराट लिमिटेड का शेयर कैपिटल आएगा 6 लाख रुपीस. रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमने अभी निकाला है 1,80,000. इन्वेस्टमेंट्स एलिमिनेट हो जाएगी. आई गो टू द फेस ऑफ द बैलेंस शीट. मैं यहां पर बना रहा हूं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ विराट लिमिटेड. शेयर कैपिटल 6 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,80,000. इज दिस क्लियर? अगर कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता था तो यहां पर कैपिटल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता था. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख. माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहां पर एक हमें लिखना पड़ेगा, वो है 1 लाख रुपीस का. उसको मैं यहां पर नीचे अलग से लिख रहा हूं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट. ट्रेड पेबल्स 1 लाख 1 लाख 2 लाख. बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड हो गई है खत्म. टोटल ले लेते हैं 6 लाख
180, 780, 880, 880 और 5, 13,80,000 टोटल दिख रही है मुझे बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड की। चेक करिएगा, बहुत बढ़िया। बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 and 3 7 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट होगा। इन्वेंट्रीज 160 और 2 3,60,000। ट्रेड रिसीवेबल्स 80 और 40 2,20,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 1 लाख रुपीस। टोटल लेते हैं एक बार, 7 8 9 10 लाख 60,000, 11 12 लाख 80,000, 13 लाख 80,000 बैलेंस शीट हमारी टैली होती है। बिल्कुल सिंपल क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन था, फटाफट चेक कर लीजिएगा सभी जने। ट्रैकर में अपडेट कर देता हूं, होमवर्क क्वेश्चन चेक करने में 30 मिनट हमें लगे हैं, रोज ही लग रहे हैं। चेक होमवर्क क्वेश्चन नंबर 13, actually 15, 16 and 13, first 30 minutes. चेक करिए, चेक ऑल ऑफ यू। डन। डन, चलिए आगे। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हुए हैं इस चैप्टर में अभी तक। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 अभी हम करने वाले हैं। डोंट वरी, 6 और 7 अभी हम करेंगे। 8th नंबर हमारा बाकी है, 9th नंबर बाकी है, 10th नंबर बाकी है। 10th के भी 2 क्वेश्चन हो गए यार, नंबरिंग में प्रॉब्लम होगी। तापड़िया जी मुझे बाद में याद दिला दीजिएगा, है ना। क्या प्रॉब्लम होगी भुवन पटेल, कहां अटक गए हो भाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम मिस्टर भुवन पटेल? क्या हुआ भुवन? चलो ठीक है, ही विल हैंडल हिमसेल्फ, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड का एडजस्टमेंट वापस यहां पर आने वाला है, डिविडेंड का एडजस्टमेंट वापस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। डिविडेंड का एडजस्टमेंट वापस यहां पर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, मैं उसको वापस एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, देखो यार हमेशा ध्यान रखना, कोई चीज का एक स्पेसिफिक समय होता है। कभी कभी काफी इजी चीज भी जो होती है ना एकदम से क्लिक नहीं होती, तो समझ लेना कि दैट इज नॉट द राइट टाइम, दैट्स नॉट द राइट मोमेंट। मोमेंट क्रिएट होने वाली बात है, शायद वो मोमेंट अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आईसीआई स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। XYZ Limited purchased 80% shares of ABC Limited on 1st January 2016 for rupees 1,40,000। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सब्सिडरी है, होल्डिंग है, 80% शेयर्स दिया है। 1st जनवरी 2016 को हमने 1,40,000 में 80% शेयर्स परचेज किए। द इशूड कैपिटल ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑन 1st जनवरी 2016 was 1 lakh and the balance of P&L account was rupees 60,000। तो इशूड शेयर कैपिटल भी दिया है और बैलेंस इन P&L अकाउंट भी दिया है उस दिन का। ठीक है, उस दिन का। मैं फिर से कह रहा हूं, कंसेप्ट क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बट अंदर से एक बहुत स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है कि मुझे यहां पर सीओसी कैलकुलेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6/AAA/ पेज नंबर 7.15। नहीं भी कैलकुलेट करना रहा तो क्या हुआ, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। 7.15 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कल हमने एक बड़ा वाला क्वेश्चन देखा था, याद रखना मैंने उसमें आपको एक चीज समझाई थी कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ओनली ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड इट रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट। ऐसा नहीं है कि वो बार बार हर साल चेंज होता है ना। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यहां पे निकालेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन जो कि है 1st जनवरी 2016 को। कैसे निकालते हैं वापस चेक कीजिएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें दी है बेटा जी 1,40,000, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 80% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ 80% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। अब देखो मैं एक और चीज बताता हूं, इसको निकालने के दो तरीके हैं। क्या है दो तरीके? पहला तरीका है मैं 80% लिख के ब्रैकेट बनाता हूं, ब्रैकेट में लिखता हूं उस दिन का शेयर कैपिटल जो कि है 1 लाख रुपीस और पीएनएल का बैलेंस जो कि है 60,000 रुपीस। 1 लाख प्लस 60,000, तो 1,60,000 का 80% होता है 1,28,000, मतलब 12,000 रुपए जो आपने एक्सेस पे किया है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल। ये क्लियर हुआ सभी को? ये क्लियर हुआ? अब यही नेट असेट्स का जो 128 का फिगर है इसको निकालने का एक और प्रेजेंटेशन का तरीका है। देयर इज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वो भी आप समझ लो, जिसको जो भी ठीक लगे वो कर सकता है। ठीक है, माइनस देखना यहां पर हम ऐसे लिखते हैं माइनस शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। कैसे? शेयर कैपिटल, तो 1 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल है, उसका 80% होता है 80,000। प्रॉफिट एंड लॉस, 60,000 का प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका 80% होता है 6 8 48,000 और टोटल होता है 1,28,000। जिसको ऐसे ठीक लगे वो ऐसे करो, जिसको ऊपर वाला तरीका ठीक लगे वो ऊपर वाला करो। इससे कोई मार्क्स डिडक्ट भी नहीं होंगे और एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे भी नहीं। अब ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या मैं इसी दिन का माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकता हूं? यस सर, I can very well calculate minority interest on 1st January 2016. I can very well calculate minority interest on 1st January 2016. कैसे निकालूंगा मैं? It is 20% of share capital plus 20% of the balance of profit and loss account. So 1,60,000 into 20%, it comes to rupees 32,000. चेक करते चलिए, लिखते भी चलिए। चेक करते भी चलिए, लिखते भी चलिए। डन ऑल ऑफ यू? क्लियर? जब तक मैं आपका ट्रैकर्स अपडेट कर देता हूं। पैरेलली अगर अपडेट कर देते हैं ना तो सीरियसली बहुत सही रहता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2016, करंट ईयर में एबीसी लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर डिक्लेयर्ड एंड पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹30,000। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। करंट ईयर के अंदर क्या हुआ? एबीसी लिमिटेड जो है इट हैज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। ओपनिंग बैलेंस था 60,000, एबीसी ने प्रॉफिट जो है वो अर्न किया 20,000 एंड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड ऑफ रुपीज, करेक्शन है यहाँ पे तापड़िया जी मुझे बता दीजिएगा, इट शुड बी 15,000। रुक जाइए, हाथों हाथ ही चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, इसलिए मैंने सोचा है कि जो मैं थर्ड वॉल्यूम बना रहा हूं ना, सेल्फ प्रैक्टिस मॉड्यूल, उस मॉड्यूल के अंदर अगर आप में से कोई 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करने के लिए तैयार है, तो मैं आप लोगों को पहले वो मॉड्यूल चैप्टर वाइज दूंगा ताकि आप पढ़ाई करके उसमें से कुछ करेक्शंस होंगे तो मुझे बता देना, फिर मैं उसको प्रिंट करके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। आप समझ रहे हो? हैव यू अंडरस्टूड? जो वॉल्यूम नंबर 3 बनेगा उसमें क्वेश्चंस भी होंगे, सोल्यूशन भी होंगे। अब वो मैं प्रिंट करके आपको दे दूं और फिर उसमें कुछ करेक्शंस रहे तो वो प्रिंट होने के बाद तो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है
जो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने को तैयार है, और मेहनत मेरे लिए नहीं करनी है, आपके लिए करनी है, कि आप पढ़ाई करेंगे ग्रुप 2 के साथ ग्रुप 1 की पढ़ाई करेंगे, तो मैं आपको वॉल्यूम नंबर 3 के पीडीएफ दूंगा, तो आप वो पढ़ के पढ़ाई करते करते मुझे बताना कि सर उसमें कोई करेक्शन है क्या, ताकि मैं मेन बुक में वो करेक्शंस कर लूं और फिर मैं उसकी प्रिंटिंग करूं, ताकि फिर सब बच्चों को जो वो प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे वो प्रूफ्ड नोट्स होंगे, रेक्टिफाइड नोट्स होंगे, है ना। अब करंट ईयर में ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016 एबीसी लिमिटेड ने 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, और उसमें से एंड एट द एंड ऑफ द ईयर दे डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹15,000। सर उसमें दिया नहीं है ना, उसमें से। अब देखना मैं यही बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैंने ये कहा था बेटा, एक जनरल अजम्पशन ये होता है कि डिविडेंड आपने जिस साल का पे किया है उस साल के प्रॉफिट में से दिया होगा, क्योंकि हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी का जब टॉपिक पढ़ा था तब मैंने आपको ये प्रोविजन एक्सप्लेन किया था कि कंपनी जिस साल प्रॉफिट कमाती है उस साल के प्रॉफिट में से कंपनी जितना चाहे डिविडेंड दे सकती है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर कंपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड देना चाहती है तो उनको वो कंडीशंस कंप्लाई करनी होती है जो हमने वहां पढ़ी थी, कि एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट बी मोर देन द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड इन द लास्ट 3 इयर्स, है ना। फिर वो 25% की लिमिट थी, ये सारी लिमिट्स हमें कंप्लाई करनी होती है। इसीलिए एक जनरल अजम्पशन होता है और ये लॉजिकल है, कॉमन सेंस वाली बात है। मुझे लगेगा मोर देन अजम्पशन इट्स अ कॉमन सेंस थिंग कि डिविडेंड्स आर जनरली पेड आउट ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो अगर मैं पिछले साल का डिविडेंड अनाउंस करूंगा तो एक अजम्पशन होगा कि वो पिछले साल के प्रॉफिट्स होगा, अगर मैं करंट ईयर का अनाउंस करूंगा तो करंट ईयर से होगा। अब ये पॉइंट को अच्छे से पकड़ना, मैं फिर से कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 में जो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था ना, वो वापस यहां कनेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016, आप लोगों को थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करता हूं, टाइमलाइन बनाकर एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारी टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन के अंदर ये हमारा ईयर का बिगिनिंग डेट है 1 जनवरी 2016, ये हमारा ईयर एंडिंग डेट है 31 दिसंबर 2016, ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है ना। दिस इज अवर current financial year which is also a calendar year 2016, at the beginning of the year which is also my date of acquisition, at the beginning of the year the P&L account balance was rupees 60,000. now the question is saying that in the current year, इस current year में आपने profit earn किया है, current year profit rupees 20,000, और आपने करंट ईयर का डिविडेंड पे किया। पर सर ऐसा दिया तो नहीं है करंट ईयर का पे किया, सेंटेंस को पढ़ वापस। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016 एबीसी अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 एंड एट द ईयर एंड, साल खत्म हो जाने के बाद डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड ऑफ ₹50,000, उसमें से ही उन्होंने डिविडेंड पे किया है 15,000। मतलब दोस्त ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये 15,000 का डिविडेंड कहां से पे किया होगा, ये 15,000 का डिविडेंड सर्टेनली ये 20,000 के प्रॉफिट में से ही पे किया होगा। समझ रहे हो, सवाल उठता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। पीएनएल अकाउंट में ईयर एंडिंग डेट पे बैलेंस कितना होगा? सिंपल है, दो तरीके हैं कैलकुलेट करने का, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर प्रॉफिट माइनस डिविडेंड पेड। ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर प्रॉफिट माइनस डिविडेंड पेड, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा बेटा जी? इट विल बी अमाउंटिंग टू 65,000। दूसरा तरीका जो मैंने कल क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था, इफ यू प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अंडरस्टैंड, ओपनिंग बैलेंस 60,000, करंट ईयर प्रॉफिट 20,000, डिविडेंड पेड 15,000, फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस 80,000, 80,000 माइनस 15,000, 65,000। चेक करिएगा 65,000। अब आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन 1 जनवरी 16, वो तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 31 दिसंबर 2016 को। सो हमें कैलकुलेट करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर 2016, दैट इज इक्वल टू शेयर कैपिटल का 20%, सो 20% ऑफ ₹1 लाख। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। जस्ट
20% of rupees 1 lakh, that comes to 20,000. and बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं फिर से बता रहा हूं माइनॉरिटी के लिए प्री पोस्ट नहीं होता है, माइनॉरिटी को कहता है भाई आप आने दो, जो भी अपना आने दो। 20% ऑफ बैलेंस ऑफ पी एन एल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर विच इज 65,000। सो ये होगा 13,000 रुपए। टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा 33,000 रुपीज। चेक ऑल यू। पर सर कल यही डिविडेंड का कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो डिफिकल्ट लग रहा था, आज ये डिविडेंड का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो आसान लग रहा है। समय समय की बात है। लिखा सभी ने? कल मैं दिन भर सोच रहा था कि जो मेरे बच्चों का डिस्कनेक्ट हुआ था सिचुएशन नंबर 1 की वजह से क्वेश्चन नंबर 4 में, उसके लिए एक वर्ड मैं क्या निकालूं जिससे मेरे बच्चों को चीजें आसान हो, और वो वर्ड मुझे मिल गया। वो वर्ड है, आप चाहें तो अपने सॉल्यूशंस में आकर लिख सकते हैं। वो वर्ड है लीफो। सिचुएशन नंबर 1 का जो वर्ड है वो है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि जो भी डिविडेंड मिला है उसमें से सबसे पहले हमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मिला है, मतलब इट इज पेड आउट ऑफ द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और जो बैलेंसिंग बचेगा वो आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। बट वो अनरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली बहुत सिंपल है, और मैं आपको बताऊं मुझे अभी आइडेंटिफाई कैसे हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर टाइपिंग मिस्टेक है। मैं आपको समझाता हूं। भाई करंट ईयर में अगर प्रॉफिट 20,000 हुआ है तो 30,000 का डिविडेंड कैसे दिया? दे नहीं सकते, वो वाली बात नहीं है, दे सकते हैं क्योंकि इनके पास ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग पीएनएल का बैलेंस है। बट एक सस्पिशन अराइज होता है, और जब आप आर्टिकलशिप करेंगे, ऑडिट करेंगे, किसी क्लाइंट के यहाँ पे जाएंगे, तो आपको आपके अंदर ये सस्पिशन वाली नजर आएगी, आपको चीजें देखकर समझ में आएगी। यू विल सस्पेक्ट कि यहां पर कुछ तो गलत हो रहा है। इसीलिए बिल्कुल आर्यन श्रीवास्तव जो आप कह रहे हो, इसीलिए कभी भी लॉजिकल चीज लगाना। देखो भाई साहब, अगर मैं आपको समझाता हूं, किसी इंसान का लाइफस्टाइल सुधरते हुए दिख रहा है। आपका एक दोस्त है, आपके साथ पढ़ता था स्कूल में, ठीक है, आपकी और उसके पेरेंट्स की इनकम सेम थी, सेम क्लास ऑफ इनकम होने की वजह से आप दोनों का भी लाइफस्टाइल सेम था। लेकिन धीरे धीरे देख रहे हैं कि उसका लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, घूमने जा रहा है, फ्रीक्वेंटली घूमने जा रहा है, फिर धीरे धीरे करके आप देख रहे हो फॉरेन भी घूमने जा रहा है। पहले ट्रेन में सफर किया करता था अनरिजर्व में, अब रिजर्वेशन में सफर कर रहा है। अच्छा, अब वो एसी में सफर कर रहा है। अच्छा, अब सेकंड एसी में सफर कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो ये चीजों से कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन लगता है, एक अंदाजा लग जाता है कि शायद उसके पापा की इनकम सुधर गई है। तो क्योंकि उसके पापा की इनकम सुधर रही है इसीलिए वो खर्चे कर रहा है। मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, बराबर है। ठीक उसी तरह ये आर्यन भाई, ये जो आपने कहा है ना, ये इसको मैं फिर से कहूंगा अजम्पशन नहीं है, ये लॉजिक है। लॉजिकली डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट्स ओनली, बिकॉज इंसान के पास या कंपनी के पास पैसा होगा तभी तो पे करेगा। दैट डजंट मीन्स यू कैन नॉट पे आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बट दैट्स एन एक्सेप्शनल सिचुएशन एंड इट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट वी हैव सीन ओवर देयर, है ना। चलिए आगे, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 को इंडेक्स में पोस्ट कर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नाउ लेट मी सेलेक्ट कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं मैं आपको। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन के क्वेश्चन अभी मुझे नहीं करवाने हैं, थोड़ा उसके लिए रुकना है, थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये वाला, ये थोड़ा बाईपास जा सकता है, इसलिए अभी ये नहीं करवाना है, रुकना है इसके लिए। हाँ जी, ये वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर, वापस इसका भी नंबर 10 है। डिविडेंड का 123, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सेक्शन 123, पेमेंट ऑफ डिविडेंड सेक्शन 124। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 7.17।
Let's do it. A Limited acquired 60% shares in B Limited. A Limited holding B Limited subsidiary 60% shares at the rate of rupees 20 per share. Okay. Following is the extract of the balance sheet of B Limited. ठीक है. 10 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इंच. अब समझना, बी लिमिटेड जो कंपनी है उसके टोटल 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं. कितने? 10 लाख. और ए लिमिटेड के पास 60% शेयर्स हैं. तो कहना इसे कि ए लिमिटेड के पास 6 लाख इक्विटी शेयर्स होंगे. यहां से हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी कि 6 लाख इक्विटी शेयर्स जो है वो 20 रुपीज से मल्टीप्लाई किए गए हैं, है ना. एक बार मुझे फिर से चेक करने दीजिए. हाँ, 6 लाख इक्विटी शेयर्स जो है वो 20 रुपीज से मल्टीप्लाई किए गए हैं. तो 6 लाख इंटू 20 रुपीज, ये हो गया 1 2 3 4 1 करोड़ 20 लाख रुपए. बराबर है 1 करोड़ 20 लाख रुपए. 10% debentures, trade payables, property, plant and equipment, investments 45 lakhs, not a problem. Current assets are given, loans and advances 22 lakh. On the same day, उसी दिन B Limited declared dividend at the rate of 20%. अब समझना, ध्यान से समझना, लॉजिकली समझना. जिस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट किया, जिस दिन ए लिमिटेड ने, होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, उसी दिन सब्सिडरी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करता है, क्या मैं कह सकता हूं वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा? जरा दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खाओ. जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, उसी दिन सब्सिडरी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करता है, इसका मतलब है वो डिविडेंड उससे पहले की पीरियड का होगा. और अगर वो डिविडेंड उससे पहले की पीरियड का है तो वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा. और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, द प्री एक्विजिशन डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. तो वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. And was agreed between both the parties that property, plant and equipment were to be depreciated by 10%, investments were to be taken at the market value, calculate the goodwill or capital reserve to be recorded in the consolidated balance sheet. दोस्तों मैं गिन के आपको 7 मिनट का समय दे रहा हूं, 7 मिनट्स का. मुझे इसका आंसर चाहिए. 7 मिनट्स का समय है आपके पास. क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गेट मी आंसर राइट नाउ. बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही चिंटू क्वेश्चन है. 7 मिनट्स, एग्जैक्टली 9 o'clock तक आपको आंसर निकालना है. गो फॉर इट. यस मानस भाई. तक मैं आपके आज के होमवर्क क्वेश्चंस डिसाइड करता हूं.
वेरी गुड इफ यू आर डन। हार्दिक, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके करना है ना, सिर्फ आंसर नहीं निकालना है बेटा, प्रेजेंटेशन करके निकालना है आंसर। Three more minutes left. मैं नहीं कहूंगा तो भी आप लिखेंगे, और मैं कहूंगा तो भी आप लिखेंगे, तो लिख ही दो ना श्री, क्या ही फर्क पड़ता है। सो प्रो हो गए आप लोग अब ये सब कैलकुलेशंस करने में। 1.5 मिनट बचा है, फिर मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। हार्पिक, क्या हालचाल है भाई? बहुत बढ़िया। नीला वाला टॉयलेट के लिए और लाल वाला बाथरूम के लिए। हार्पिक श्रीवास्तव, मैं सबको अभी बता रहा हूं, प्लीज कोई भी हार्पिक के ऊपर मीम नहीं बनाएगा। और ऐसा तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हार्पिक की 2 बॉटल्स लेंगे और उसके ऊपर जहां पे ढक्कन होता है उस ढक्कन की जगह हार्दिक श्रीवास्तव का फोटो लगाएंगे, सिर्फ चेहरे का फोटो। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यह मैं सबको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। No one is going to use the 2 bottles of Harpic, and no one is going to replace only face of the cap with the caps of Harpic bottles of Hardik Srivastava, and no one is going to put it on Instagram। and मुझे तो टैग बिल्कुल भी मत करना, मैं अभी बता रहा हूं, बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज, इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड। नीला वाला टॉयलेट के लिए, लाल वाला बाथरूम के लिए। हार्पिक श्रीवास्तव। ओह माय गुडनेस। चलिए समय समाप्त हो गया, चेक करते हैं इसके आंसर्स, चेक करते हैं इसके आंसर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार, आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। 6 लाख इक्विटी शेयर 20 रुपीज से खरीदे हैं, मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू ₹20, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। इसमें से हम माइनस करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। भूलिएगा मत, डिविडेंड हमेशा कौन सी वैल्यू पे दिया जाता है? फेस वैल्यू पे दिया जाता है। डिविडेंड यहां पे दिया है 20% और फेस वैल्यू यहां पर कितनी है? 10 रुपीज। कैसे निकालेंगे? 6 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू ₹10 इंटू 20%। तो 6 लाख इंटू 10 इंटू 20% होता है 12 लाख रुपए।
चेक करिएगा, इज इट कमिंग टू 12 लाख रुपीज। अब 12 लाख रुपीज माइनस करने के बाद मुझे मिलेगी नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 8 लाख। इसमें से मैं माइनस करता हूं 60% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ 60% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो सबसे पहले मैं लेता हूं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल है 1 करोड़ रुपीस, तो 1 करोड़ का 60% होता है 60 लैक्स। और क्या है सर, यहां पर ना सर हमको नेट एसेट्स निकालने के लिए रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा सर। हमको यहां पर नेट एसेट्स निकालने के लिए सर रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। हम नेट एसेट्स दो फॉर्मूला से निकालते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस या एसेट माइनस लायबिलिटीज। सर यहाँ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस काम नहीं करेगा, रीवैल्यूएशन मॉडल यहां पर यूज होगा। ओके, तो रीवैल्यूएशन कर लेते हैं, वो मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। On the same date, B Limited declared dividend at 20% and agreed between both the companies. Property, plant and equipment were to be depreciated at the rate of 10%. So 70 lakhs minus 10%, 63 lakhs है क्या? चेक करिएगा सभी जने। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा कबीरा। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 60 लाख। 45 लाख की इन्वेस्टमेंट्स 60 लाख पे लेकर जाएंगे। करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, 68 लाख एज इट इज। लोन्स एंड एडवांसेस जो कि मेरी एसेट है 22 लाख रुपए एज इट इज। ट्रेड पेबल्स माइनस होगा 55 लाख रुपए और डिबेंचर्स भी माइनस होगा 10 लाख रुपए। तो अब हम निकालते हैं नेट एसेट्स। तो 65 लाख माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है 63 लाख, प्लस हो रहा है 60 लाख, प्लस 68 लाख एंड प्लस 22 लाख। Is it coming 1 crore 48 lakhs? Check all of you. Is it coming 1 crore 48 lakh? और 1 crore 48 lakh का 60%, सही कर रहा हूं ना भाई? चेक कर लेना। 88,80,000 रुपए आ रहा है क्या? 88,80,000 रुपए। हिंदी में फीलिंग ही अलग आती है। 88,80,000 रुपए माइनस 1 करोड़ 8 lakhs, 19,20,000 गुडविल। $88,80,000 रुपए, 19,20,000 गुडविल। चेक करो। बहुत बढ़िया भुवन, बहुत बढ़िया। तोहर गौरी किधर है भुवन? तोहर गौरी, लगान से मुक्ति नहीं मिली भुवन। मैया बोली थी, मैया बोली थी कि गौरी तोहर अंगना में खुशियां लाएगी भुवन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक तो भुवन है और उसके ऊपर गुज्जू भी है, पटेल भी है। ये क्या है? अरे लगान मूवी नहीं देखी क्या? लगान मूवी में आमिर खान के कैरेक्टर का नाम होता है भुवन। भुवन, मां कसम, नेक्स्ट लेवल है। चले आगे। कचरा। रंजीत सिंह कह रहे हैं डिविडेंड मैंने शेयर कैपिटल पे दे दिया था, अब ठीक है सर। अरे पगले, तूने दिया नहीं था, तूने लिया था। मतलब चंद्र से इसका, हमारे भाई का रंजीत का, पापा रंजीत का बहुत सिंपल मानना है, जो मेरा है सो मेरा है, जो मेरा है सो मेरा है, लेकिन जो तेरा है वो भी मेरा है। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत बच्चे हैं आप लोग। चलें आगे। अब एक धन्नाट क्वेश्चन करते हैं, फड़ाको क्वेश्चन करते हैं एकदम। देखो 19 नंबर क्वेश्चन पे AS21 खत्म हो जाएगा। 20 नंबर के बाद आप देखोगे तो AS21 के बाद AS23 स्टार्ट होगा।
और फिर बाद में 24 नंबर से देखोगे तो AS27 स्टार्ट होगा। तो 28 क्वेश्चंस हैं टोटल। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसी से बात करें? किससे बात करें? श्रेया धोंधरकर, भाई साहब, श्रेया धोंधरकर। हेलो हेलो श्रेया। हेलो सर। गुड मॉर्निंग श्रेया। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से हैं आप? परभणी महाराष्ट्र। परभणी से हैं आप? क्या बात है, बहुत ही हाँ बढ़िया, अद्भुत। बताइए मैम, सर, फर्स्ट टाइम। पहली बार बात हो रही है आपसे तो। हाँ सर। एवढे लेक्चर्स लागले म्हणजे 76 लेक्चर लागले, पहिल्यांदा बोलतीये का? माहित नाही सर. रेकॉर्डेड बघत होती का? नाही नाही, लाईव्ह करते सर. लाईव्ह करतीये? हो. मग असं कसं झालंय? माहित नाही. सांग, कसं कसं आहे अभ्यास चालू? कसं वाटते बॅच? 76 लेक्चर्स होते, 75 झाले, 76वा लेक्चर आहे आज, कसं वाटतंय? मजा येते सर, रोज नवीन नवीन कॉन्सेप्ट शिकायला भेटत आहे. सगळं कळतंय, समजते? हो सर. काही बॅकलॉग्स वगैरे तर नाही? नाहीये सर. खूपच छान. तिसरा नंबरचा मेंटरशिप सेशन बघितलं होता? हो सर. किती मार्क पडले? 75% 75 पडले. म्हणजे आता काय निष्कर्ष काढलाय? दोन्ही ग्रुप द्यायचे? हो सर. दोन्ही ग्रुप द्यायचे. कसं होतंय टाइम टेबल? दिवसात क्लासेस नंतर सेल्फ स्टडीला वेळ भेटते? जेवढा वेळ द्यायला पाहिजे तेवढा वेळ देते का? हो सर. 5 to 6 आवर्स भेटते. मॉर्निंगला करते काही, संध्याकाळी थोडंफार. आणि कॉलेज चालू आहे तिकडेच आहे परभणीमध्ये? सर डायरेक्ट एंट्री आहे. परभणीतच कॉलेज आहे, ओपनला टाकलंय. ओपनला काढलं म्हणजे जाण्याची काही शक्यता नाही, गरज नाही? नाही. फक्त परीक्षा द्यावं लागते ना? हो सर. आता काय चालू आहे, बीकॉम FY की SY? अच्छा, डायरेक्ट M.Com एंट्री म्हणजे आहे, म्हणजे बीकॉम झालंय? हो सर. म्हणजे पूर्ण दिवस आता फक्त इंटरमिजिएट अभ्यास करायचा, अजून काहीच नाही? नाही, फक्त जर ते काही M.Com.च्या काही एक्झाम आल्या तर मग त्याचं थोडंफार. लॉ कोणाकडनं करतीये? अभिषेक सर. कळतंय सगळं नीट? हो, व्यवस्थित कळतं सर. शान शिकवते सरची सर? केबीसी. हो, त्यांची जी केबीसी घेते त्यांच्यावर उलट सोपं जाते. अरे वा. आपल्याला. अकाउंट्स मध्ये काही सजेशन्स, काही फीडबॅक? नाही सर, तुम्ही खूप छान शिकवताय, बाकी धन्यवाद, खरंच खूप धन्यवाद. I'm very happy and I'm very glad that you're understanding everything and glad that we are speaking for the first time. That's amazing, yeah. Yes sir. Just study well, prepare well and give your best. Yes sir. Thank you sir. Okay. First time I talked. Thank you. Thank you. Thank you sir. Happy. ओके, चलिए आगे. खूप छान. चंद्रशेखर जी कह रहे हैं मुझे कॉल करिए. ठीक है जी. बाकी लोग फटाफट जाओ, पानी और सुसु का काम कार्यक्रम निपटा के आओ, जब तक हम चंद्रशेखर जी से बात करके आजाद होते हैं. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. क्या हालचाल? हाँ अच्छा, मजा आ रहा है क्लास में पढ़ के? हाँ सर. बहुत दोस्त बन गए आपके तो क्लास में, है ना? सब लोग हंस क्यों रहे? हाँ, सभी हंस क्यों रहे? सभी हंस क्यों रहे हैं? आप बड़े फेमस हैं इसीलिए सब जने हंस रहे हैं, और तो क्या ही रीजन होगा. बाकी तो आपको पता है, मुझे मैं तो पता. एक्चुअली चेन्नई से हूँ. अच्छा, आप चेन्नई से हैं? हाँ. ओके, दैट्स ग्रेट. सो यू अंडरस्टैंड तो हिंदी? हाँ, हिंदी सीख लिया मैंने. अच्छा, हिंदी सीख लिया आपने? हाँ. Oh my goodness, this is just next level. So tell me Chandrasekhar, how's the batch going and how, any suggestions, feedback, anything? सर बहुत अच्छा है. एक्चुअली मैं फाउंडेशन से ही देख रहा हूँ आपको. अच्छा, okay, you were हाँ, watching me on an इसलिए. academy? Yeah. Okay, that's great, that's great. So what was your score in foundation? 207. That's amazing, yeah, that's really great.
So accounts में 52 रहता है guess. अच्छा, so now tell me, what was that one pledge which you took after you completed your foundation and you got promoted to intermediate? एक वो बड़ा चेंज आप क्या खुद के अंदर करने वाले हो? What do you think? मैंने एक्चुअली मैं कॉलेज जा रहा था पहले ओके, और मैंने रियलाइज किया कि मैं यहाँ 100% नहीं दे पाऊँ ओके, तो मैंने डिस्टेंस एजुकेशन में चेंज कर दिया ओके, you switched so to I distance. guess yeah so I guess I've become more dedicated now. You're more serious now. So you don't have any backlogs as of now, नहीं सर थोड़ा था पर कवर कर लिया और पूरा दिन आप इंटरमीडिएट को ही देते हैं? हाँ सर That's मतलब थोड़ा टाइम फ्री टाइम निकालते नहीं, ट्राई ऑब्वियसली, करता हूँ मतलब व्हेन आई से पूरा दिन आप इंटरमीडिएट को देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी और कॉलेज वगैरह कुछ नहीं अटेंड करने के हाँ लिए, और तो यू डिस्ट्रैक्शन कंप्लीट. नहीं है अभी ओके, दैट्स ग्रेट यार, दैट्स रियली अमेजिंग. हाउस एवरी ऑल द सब्जेक्ट्स गोइंग ऑन? हाँ अच्छा चल रहा है सर अच्छा चल रहा अभी ग्रुप 2 का भी चालू कर दे है. अच्छा, मेंटरशिप सेशन में कितना स्कोर आया था आपका? मेरा 74 रहता है बस 74 आया था. दैट्स नाइस. चलो, so I'm planning to get both groups दैट्स ग्रेट यार. मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? एंजॉय कर रहे हैं आप बैच? हाँ सर चलो, बहुत अच्छी बात है. थैंक यू बस सो मच. टैक्स थोड़ा सा दिक्कत रहता है टैक्स थोड़ा but it's डिफिकल्ट है. okay I'll get over it No, the most important thing is self reliance, that you need to first understand कि what you are not understanding. Once you realize it, once you identify it, then there is no problem. तो right अगर आपको भी पता चल गया है कि टैक्स आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आई एम हाँ श्योर यू विल सर्टनली ओवरकम इट. yes thank you हाउस कंसोलिडेशन गोइंग ऑन? हाँ decently sir समझ डिसेंटली? पा रहा हूँ concepts yeah आर यू डूइंग होमवर्क रेगुलरली? yes sir ओके, चलो इसी बात पे मुझे बताइए अमालगमेशन की 5 कंडीशंस. okay so the they take over all the assets and liabilities दे कौन? हु कौन? ससुराल वाले? नहीं the transfer company transfer company transfers all the assets and liabilities to the transfer company अच्छा, और दूसरा uh, हाँ, except the statutory reserves all other reserves are transferred अच्छा, रियली? क्यों ये कब बनी? ये ओके ओके मैं अमालगमेशन की आपको कंडीशन difference कब बता बनी रहा हूँ मेरे क्या भाई? ओ भाई साहब, ये सही है. झूठ इतनी कॉन्फिडेंस से बोलो कि सामने वाला झूठ को भी सच मानने लगे. वाह, माय कसम, नेक्स्ट लेवल. चलो ये बताओ, व्हाट इज द टाइटल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24? अरे सर अरे क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? बताओ ना, डर के आगे जीत है. गो अहेड. अच्छा, खोल के बता रहे हो? नो सर आवाज तो आ रही है पन्ने पलटाने अभी की. अभी पढ़ा discontinuing operation डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है उसका टाइटल क्या है भाई? 13 अरे क्या हुआ? पता नहीं पता नहीं? ओ मेरे भाई, ऐसे मत कर यार. नाम डुबाएगा मेरा. ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, यूट्यूब के बच्चे बोलेंगे ये याद देखो. करना पड़ेगा सर हाँ, याद करना पड़ेगा कब करेंगे मेरे भाई? अभी तो पढ़ा है कुछ दिन पहले एस 13 हमने. इट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स. oh, My goodness, brother, what are you doing? And we are revising the provision of AS 13 throughout this topic, and I've mentioned about that topic so many times, and still you right don't remember it. Ah, चलो कोई नहीं चंद्रशेखर जी, आइडेंटिफाई हो गया. मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट. thank you sir चलिए बच्चा पार्टी.
सर चंद्रशेखर को आजाद करो। यार तुम लोग बड़े फनी हो। आप लोग भी छोड़ो मत इसको बेचारे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा, बट अच्छे से सॉल्व करेंगे। तैयार है सभी लोग इसके लिए? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ today's day, question number 18. Let's get started. A Limited acquired 1600 ordinary shares of 100 each of B Limited on 1st of July 2021. मतलब ये है डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। A Limited होल्डिंग B Limited सब्सिडरी 1600 इक्विटी शेयर्स एक्वायर किए हैं। एक बार मैं नोट्स में जाकर चेक करता हूं कि B Limited के टोटल शेयर्स कितने हैं। 2000 शेयर्स हैं और A Limited के पास 1600 शेयर्स हैं। तो हम परसेंटेज निकालते हैं, 1600 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, कैन आई से 80% इक्विटी शेयर्स हैं। चेक करिएगा सभी जने, 80% इक्विटी शेयर्स हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Now, on 31st December 2021, the balance sheets of the two companies were as given below. Year ending date है 31st December और certainly year beginning date होगी 1st of January and date of investment है 1st of July 2021. इसका मतलब है investments are done at the middle of the year, in between of the year. So January, February, March, April, May and June, 6 months will be pre-acquisition and 6 months will be post-acquisition. दोनों कंपनी की बैलेंस शीट हमें दी गई है। शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, ट्रेड पेएबल्स है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है, नोट्स टू अकाउंट्स हमें दिए गए हैं। हमारी नजर होनी चाहिए रिजर्व्स पे, बिकॉज एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स हमें बनाना पड़ता है। तो रिजर्व्स अगर आप देखेंगे तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों के पास दो रिजर्व्स हैं, एक है जनरल रिजर्व, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आप अगर देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखेगा। ए लिमिटेड के बुक्स में दिख रहे हैं 3,40,000, दिस इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी शेयर्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस दिख रहा है। The P&L account of B Limited showed a credit of rupees 30,000 on 1st January 2021, out of which a dividend was paid on 1st August 2021. क्वेश्चन ने बहुत स्पष्ट और क्लियर कर दिया। मैं फिर से कहना चाहूंगा, कल अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने करवाया था डिविडेंड का, वो क्वेश्चन करने के बाद जख्मी हुआ है, तो आज उन सब के जख्म भर जाने चाहिए, बिकॉज आज मैंने डेलिबरेटली वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कल के आपके जख्मों को भर दे। ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 को पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस दिया है 30,000 रुपीज और क्वेश्चन साफ कहता है आउट ऑफ विच अ 10% डिविडेंड वाज पेड ऑन 1 अगस्त 21। दोस्तों ये वाला फाइनेंशियल ईयर जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को खत्म होगा, लेकिन उससे पहले हमने 1 अगस्त 21 में डिविडेंड पे किया है। इसका मतलब है ये डिविडेंड इस साल का नहीं है, ये डिविडेंड पिछले साल का है। पिछले साल का है मतलब 2020 का डिविडेंड है और इसीलिए उसको ओपनिंग से पे किया हुआ है। 2020 का डिविडेंड ओपनिंग से पे किया है, वो हमारा प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा। वेरी गुड राधिका जैन, वेरी गुड। ए लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव्ड टू इट्स पीएनएल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सीए फाउंडेशन का भूला पिछड़ा हुआ कंसेप्ट। होल्डिंग कंपनी ने क्या किया, इस डिविडेंड को क्रेडिट कर दिया पीएनएल अकाउंट में, गलती की है, गलती की है, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड था और क्योंकि ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड था इट शुड हैव बीन क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंट की जगह यहां पर क्रेडिट कर दिया पीएनएल अकाउंट को, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। दोस्तों यहां पर क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी, पीएनएल अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया, अब हम पीएनएल अकाउंट को करेंगे डेबिट और
इन्वेस्टमेंट को करेंगे क्रेडिट। मतलब होल्डिंग कंपनी के बुक्स में ये रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, तो होल्डिंग कंपनी का जो ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है ना, ये गलत है, ये गलत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कब निकला है? आफ्टर कंसिडरिंग दैट डिविडेंड इनकम विच इज एक्चुअली अ प्री एक्विजिशन इनकम। तो हमें उस इनकम को माइनस करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। ये इस क्वेश्चन का पहला एडजस्टमेंट है दोस्तों, समझिएगा। क्लियर? दूसरा, द प्लांट एंड मशीनरी which stood at 1,50,000 on 1st January 2021 was considered as worth 1,80,000 on 1st July 2021। ये है इस क्वेश्चन का एडजस्टमेंट नंबर 2 ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। किस चीज पे बेटा जी ये एडजस्टमेंट? ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो प्लांट एंड मशीनरी जिसकी ओपनिंग वैल्यू 1,50,000 थी, उसको हमने रीवैल्यू किया है, लेकिन रीवैल्यूएशन कब हुआ है? एक्सीडेंट पॉइंट, ध्यान देना, एक्सीडेंट पॉइंट। इट वाज रीवैल्यूड ऑन 1st जुलाई 2021। रीवैल्यूएशन 1st जनवरी को नहीं हुआ है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, रीवैल्यूएशन कब हुआ है? 1st ऑफ जुलाई को हुआ है। क्लियर हुआ आपको? रीवैल्यूएशन, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 1st जनवरी को नहीं हुआ है, रीवैल्यूएशन 1st ऑफ जुलाई को हुआ है। बेसिक चीज का रखना है ध्यान सभी को। ओके, दिस फिगर इज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कंसोलिडेटिंग द बैलेंस शीट्स। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। नाउ देखते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि सब्सिडरी कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 1,50,000, कितनी थी? 1,50,000। और क्वेश्चन कह रहा है कि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। तो अगर 1,50,000 पे दोस्त 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 150 माइनस 15,000। आई रिपीट, 1,50,000 माइनस 15,000। यहां पर WDV कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी 1,35,000। और जरा चेक करो क्या ये बैलेंस शीट में मैच हो रही है क्या? हाँ जी सर। मतलब डेटा पूरा हमारे समझ में आ गया, डेटा हमारे कंट्रोल में है। क्वेश्चन वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सिर्फ दो चीजों को छोड़कर, और वो दो चीजें हैं, एक ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरी चीज है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। बाकी ये क्वेश्चन जो है बेटा जी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, प्लेन सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है। अगर यहां तक सबको क्लियर है तो मैं ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करवाता हूं। क्लियर? प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31st December 2021। चलिए शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के हिसाब से प्रॉपर तरीके से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। तकरीबन हमारे पास 37 मिनट्स है, उसके अंदर ही ये क्वेश्चन हमारा आराम से हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 18/AAA/7.20। थोड़ा कलर चेंज करते हैं यार। क्वेश्चन 18/AAA/7.20। शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के हिसाब से हमें बनानी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो हम लोग हमारे बुक्स में क्या हमारे रजिस्टर में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग। करेक्ट? व्हाइट कलर से लिखो। हाँ बेटा कबीरा, ठीक है बेटा। शेड्यूल 3 के अंदर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनाते हैं, उस फॉर्मेट के हिसाब से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ A Limited as on 31st December 2021, as on 31st December 2021। 3 कॉलम्स बनाएंगे, अमाउंट का कॉलम, नोट रेफरेंस का कॉलम और फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम।
पैरेलली हमारा एक पहले का टॉपिक भी रिवाइज हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, करेक्ट। सबसे पहले आएगा रोमन नंबर 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। रोमन नंबर 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। नॉर्मली यहां पर 4 हेडिंग्स आती है, बट डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में डेटा है तो ही हम लिखेंगे, नहीं तो विल नॉट वेस्ट अवर टाइम। सबसे पहली हेडिंग जो हम यहां पर लिखते हैं वो है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स में 2 चीजें हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ए, शेयर कैपिटल, जिसका मैंने आपको हमेशा सिखाया है, हमें नोट बना लेना चाहिए। और नंबर 2 बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका भी हमें नोट बना लेना चाहिए। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस चेक करिए। ओरिजिनली शेड्यूल 3 के हिसाब से सेकंड नंबर हेडिंग होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम लोग सेकंड नंबर हेडिंग लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे दोस्तों? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वर्किंग नोट बनाएंगे, इसलिए मैं नोट नंबर नहीं लिख रहा हूं। फिर नंबर 3 ओरिजिनल फॉर्मेट में आता है नॉन करंट लाइबिलिटी। एक बार क्वेश्चन देखते हैं, कुछ दिख रहा है क्या? शेयर होल्डर्स फंड्स करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, उड़ा दो। और फिर वहां पे नंबर 4 आता है करंट लाइबिलिटीज, उसको हम एज इट इज यहां पे लिख लेते हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में 2 चीजें यहां पर दी है, ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इसमें तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, आई थिंक इसको तो हम डायरेक्टली सम अप करके लिख भी सकते हैं। ट्रेड पेबल्स 47,100 और 17,400, 47,100 और 17,400, 64,500 के ट्रेड पेबल्स हैं क्या? चेक करिएगा। स्टेप वाइज मार्किंग का पूरा फायदा उठाएंगे दोस्तों हम लोग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स चेक करिएगा 80,000 डैश 80,000, 80,000 चेक करिए। टू द एक्सटेंट पॉसिबल क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाना है। सर अगर कैपिटल रिजर्व निकला तो कहाँ आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस के वर्किंग नोट में, नोट में आ जाएगा। यहां पर हम लोग लेते हैं एक टोटल, दिस विल बी अवर बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड टोटल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप होमवर्क क्वेश्चंस करते हैं वो इसी फॉर्मेट में करते होंगे। जैसे कल विराट अनुष्का का जो क्वेश्चन था, आज भी होमवर्क क्वेश्चंस जो रहेंगे, यू हैव टू कंपल्सरी डू इन शेड्यूल 3 फॉर्मेट ओनली। You will lose marks if you don't do that. Number 2 is assets. Assets में जनरली 2 हेडिंग्स होती है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा देखते हैं। नॉन करंट एसेट्स में है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। एक्चुअली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स तो एलिमिनेट हो जाएगी, है ना? तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसका नोट बना लेंगे हम लोग। नोट नंबर 3। सर ये जो ऊपर हमने ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स टोटल किया है, उसके लिए नोट देना पड़ता है क्या? तो नोट ना देकर आप उसके आगे ब्रैकेट में भी टोटल दिखा सकते हो, जैसे 47,100 और 17,400 आप ऐसे दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नॉन करंट एसेट्स में दोस्त एक लाइन ब्लैंक छोड़ देना, पता है क्यों? अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट टेकन ओवर से ज्यादा रहा, मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में अगर गुडविल आया, तो उसके लिए एक लाइन ब्लैंक छोड़ते हैं। और मैं लिखता हूं 2 नंबर पे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हैं हमारे पास 3,
इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जगह मेरे पास है थोड़ी सी कम, कोई बात नहीं, जगह मैं बनाता हूं, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। आप तो मेरा नेचर जानते हैं, दिल में हो या बैलेंस शीट में हो, जगह मैं अच्छे से बना लेता हूं। यप, so inventories, trade receivable, cash and cash equivalents. Inventories, trade receivables, cash and cash equivalents. कल का लेक्चर ना थोड़ा ओवरडोज हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कल मैं फिर थोड़े लेवल को चेंज करने वाला हूं कल की क्लास में, इसीलिए मैं अभी से कह रहा हूं थोड़ा पढ़ के आइएगा। मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा है बस उतना पढ़ के आना है, बाकी कुछ नहीं, और कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, बस उतना ही। इन्वेंट्रीज 120 और 36,400, इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं है, सो 1,20,000 प्लस 36,400, 1,56,400। ट्रेड रिसीवेबल्स 59,800, 40,000, 59,800 प्लस 40,000, 99,800 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 14,500 और 8,000, 14,500 प्लस 8,000, 22,500। चेक करिएगा। जितने फिगर्स पॉसिबल थे उतने फिगर्स हम लिख चुके हैं। इन सब के बाद हमें पता चलता है कि हमें 3 नोट्स बनाने पड़ेंगे, 3 नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें से शेयर कैपिटल का नोट तो बहुत आसान होगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर कभी भी सिर्फ होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल आता है, तो वो भी मैं यहां पर इमीडिएटली बना देता हूं। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। प्लीज बी रिमाइंडेड, व्हेनेवर वी प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कल क्लास नहीं है, कल शायद दिख रहा होगा, मैं उसको चेंज कर दूंगा, आई एम नॉट टेकिंग क्लास टुमारो, कल मतलब परसों लॉजिकली। तो व्हेनेवर वी प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल हमेशा सिर्फ होल्डिंग कंपनी का आता है। होल्डिंग कंपनी के 5,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, तो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल 5,000 shares of ₹100 each. So this becomes ₹5 lakh. That's all. That's all. और ये 5 lakh rupees जो है, this will go on the face of the balance sheet. 5 lakh rupees will go on the face of the balance sheet. चेक करो, बहुत स्मूथली, बहुत सिस्टमैटिकली, आराम से बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट कल मैंने ऐसी ही एक चीज की थी दोस्तों, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। yesterday at 7 PM I took one lecture of CA फाउंडेशन। CA फाउंडेशन का जो रिसेंट पेपर हुआ था, जो आप लोगों ने दिया था जून 2023 का, उस पेपर के अंदर एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया था 5 मार्क का, बड़ा वाला। अच्छों की हालत टाइट हो गई थी वो क्वेश्चन के बाद। कल मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, बहुत कामली 44 मिनट्स में वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, एक्सप्लेनेशन के साथ। एक्सप्लेनेशन के साथ आप बिलीव नहीं करेंगे, 44 मिनट्स में मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल होती है कि यू हैव टू कीप योर टॉप फ्लोर काम एंड क्वाइट, एवरीथिंग इज टेकन केयर। करेक्ट। शेयर कैपिटल का नोट हो गया है। नोट नंबर 2 हम यहां पे लिख लेते हैं, हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बिल्कुल बिल्कुल। रिजर्व्स एंड सरप्लस में यहां पे क्या क्या है, तो यहां पर है बेटा जी जनरल रिजर्व, और फिर उसके अलावा यहां पर है P&L अकाउंट का बैलेंस। एक सेकेंड
रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है? मेरे रिजर्व और सब्सिडरी कंपनी के जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स है उसमें मेरा शेयर ऑफ रिजर्व। समझ में आ रहा है? तो मेरा रिजर्व और सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में मेरा रिजर्व। तो यहां पर आप क्या कीजिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस में 4-5 लाइंस ब्लैंक छोड़ दीजिए और फिर लिख लीजिए नोट नंबर 3। अथर्व, एकाग्रता सीए के चैनल पे देख लेना, आपको कल शाम का एक लेक्चर दिख जाएगा, लाइव लेक्चर था। नोट नंबर 3 हमने क्या बनाना है यहाँ पे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यहां पर है क्या क्या चेक करना। 2 एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है और प्लांट एंड मशीनरी भी है। फॉर्मेट आप कैसे भी बनाए, मैं फिर से बता रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमारा थोड़ा एक प्रेजेंटेशन सुधर जाता है, तो मैं सजेस्टिव फॉर्मेट आपके लिए बनाता हूं। ये देखिए, समथिंग लाइक दिस। एसेट, होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है? ए लिमिटेड, सब्सिडरी का बी लिमिटेड, और फिर ये टोटल, है ना? ए लिमिटेड का लैंड एंड बिल्डिंग 150, बी लिमिटेड का 180। $1,50,000, $1,80,000, $3,30,000. Is there any revaluation in land and building? The answer to that question is no. So we can straight away write it down. Then comes plant and machinery. Certainly A limited की जो plant and machinery है वो हम यहां पर लिख सकते हैं। It is 2,40,000। बी लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी हम लोग अभी नहीं लिख सकते बिकॉज ऑफ द रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, तो वर्किंग नोट उसका बनेगा। तो आपने देखा एक बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और बहुत सिस्टमैटिकली हमने एक शेप दे दिया है क्वेश्चन को। नोट नंबर 1 हो गया है, 2 बाकी है, 3 हमारा हो चुका है। मतलब देखो यार, मैं एक चीज कह रहा हूं, चाहे मैं कितना ही डफर क्यों ना हूं, एग्जाम में इतना तो मैं करके आ सकता हूं। और एक चीज समझ लेना, जितना करोगे ना उसका थोड़ा ही सही पर मार्क्स तो जरूर मिलेंगे आपको। मार्क्स तो सर्टेनली आपको मिलेंगे। करेक्ट? मतलब ये पहला क्वेश्चन है जो मैं पूरे फॉर्मेट्स के साथ बहुत सिस्टमैटिकली आपको करवा रहा हूं। द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चेक ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर टिल हियर? नाउ विल कम टू अवर वर्किंग नोट्स। नोट्स टू बैलेंस शीट अलग होता है, वर्किंग नोट्स अलग होता है। नोट्स टू बैलेंस शीट हो चुका है, वर्किंग नोट्स में आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ बी लिमिटेड। जनरली लिखना चाहिए कि जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो बहुत सिंपल चीजें हैं। हम लिखते हैं कि शेयर होल्डर कौन है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, और परसेंटेज होल्डिंग क्या है। अगर मेरे नोट्स पढ़ेंगे ना तो नोट्स के अंदर मैंने ये सारी चीजें आपको लिख के दी है। शेयर होल्डर है 2, ए लिमिटेड और माइनॉरिटी। ए लिमिटेड के पास कितने शेयर्स है बेटा जी? 1600 शेयर्स है। टोटल शेयर्स कितने हैं? 2000 शेयर्स है।
तो सर्टनली माइनॉरिटी के पास कितने होंगे, 400 शेयर्स होंगे। परसेंटेज 80%, 20%। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। बहुत आराम से, बहुत काम माइंडेडली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके आगे कैसे बढ़ना चाहिए, मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे, वही इसके आगे के 4 वर्किंग नोट्स है। स्टेप नंबर 2, मैंने स्टेप नंबर 1 बनाया था एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। एक बार ये एनालिसिस कर दिया तो वहां से 4 फिगर्स मिलती है, एक जाती है सीओसी में, 2 फिगर्स जाती है एमआई में, और एक जाती है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। बस यही चीज आपको यहां पर करना है, समझ में आ रहा है? वही एनालिसिस हमको यहां पर साथ में मिलके करना है, ठीक है? चलिए करते हैं। एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स ऑफ बी लिमिटेड। चेक करिएगा सभी जने। एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स ऑफ बी लिमिटेड। कम टू द क्वेश्चन। बी लिमिटेड के रिजर्व्स में 2 चीजें हैं। कौन कौन सी 2 चीजें हैं? एक तो है बैलेंस इन जनरल रिजर्व और दूसरा है द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई रिपीट, one is the balance in general reserve, another is the balance in P&L account. क्वेश्चन ने नीचे क्या कहा है? P&L account showed a credit balance of 30,000 on 1st January 2021, out of which a dividend of 10% was paid on 1st August 2021. A Limited credited the dividend received to its P&L account. That's all. मतलब डिविडेंड के बारे में, P&L के बारे में बात की, जनरल रिजर्व के बारे में बात की नहीं है दोस्तों। क्या करेंगे हम लोग? जनरल रिजर्व के बारे में कोई बात की नहीं है, जनरल रिजर्व का कोई जिक्र किया नहीं है। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? मेरा सवाल यह है कि P&L का तो एनालिसिस हम बना लेंगे, जनरल रिजर्व का हमें क्या करना है दोस्तों? आखिर जनरल रिजर्व की कहानी क्या है? सर, जनरल रिजर्व कहां से बनता है? जनरल रिजर्व बनता है आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ध्यान से समझना सर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया है इन बिटवीन ऑफ द ईयर, इन बिटवीन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो सर्टनली ये जो जनरल रिजर्व होगा ये पहले के प्रॉफिट्स का बना हुआ होगा, अभी के प्रॉफिट्स का नहीं बना हुआ है ना? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से बना होगा। मतलब सर जनरली ये प्री एक्विजिशन होगा। अभी हम एक काम करते हैं सर, सबसे पहले हम लोग P&L का कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि एक बड़ा जो मॉन्स्टर है दैट इज टेकन केयर, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग आते हैं और लिखते हैं, टाइमलाइन बनाकर भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं टाइमलाइन बना के कर रहा हूं। सर एक बात बताइए, एग्जाम्स में हम लोग टाइमलाइन बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हमारा ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हुआ है? 1 जनवरी, क्या है ईयर का डेट? 2021, और एंड हुआ है 31 दिसंबर 21। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? बिल्कुल बीच में, 1 जुलाई 21। मतलब प्री एक्विजिशन 6 मंथ्स है और पोस्ट एक्विजिशन 6 मंथ्स है। एग्जाम में हाइलाइटर्स यूज मत करना, वो अलाउड नहीं है। ये सिर्फ अभी समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप पेन से लिख सकते हैं। प्री एक्विजिशन 6 मंथ्स, पोस्ट एक्विजिशन 6 मंथ्स। टाइम रेशियो क्लियर है यहां तक सभी को? चेक करिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। The P&L account showed a credit balance of rupees 30,000 on 1st January 2021. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 1 जनवरी 21 को 30,000 रुपीज। सर्टनली ये तो प्री एक्विजिशन है, मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, 100% ये प्री एक्विजिशन है। आई डोंट थिंक इसमें कहीं पे भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आउट ऑफ विच अ डिविडेंड ऑफ 10% वाज पेड ऑन 1 अगस्त 2021। कंपनी ने यहां पर क्या किया है?
1 अगस्त 21 को डिविडेंड पे किया है। ईमानदारी से मुझे बताओ ये डिविडेंड कब का होगा? क्या ये डिविडेंड करंट ईयर का हो गया? क्या बहुत सिस्टमैटिकली आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या ये डिविडेंड करंट ईयर का होगा बेटा? आंसर है नहीं। ये डिविडेंड सर्टेनली पिछले साल का होगा, पिछले साल का होगा, इसीलिए इसको पहले के प्रॉफिट से पे किया है। ठीक है, कितना डिविडेंड पे किया होगा कंपनी ने कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड ऑफ 10% was paid. Dividend is always paid on face value. So what is the share capital of B Limited? It is 2 लाख रुपीस। चेक करिएगा कितना है टोटल शेयर कैपिटल बी लिमिटेड का, 2 लाख रुपीस, और डिविडेंड पे किया है 10%। 2 लाख रुपीस शेयर कैपिटल है, उसका 10% डिविडेंड पे किया है। एक सेकेंड, 2 लाख इंटू 10%, दैट इज 20,000 का डिविडेंड पे किया। और क्वेश्चन कहता है कि ये जो 20,000 का डिविडेंड पे हुआ है, दिस डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द ओपनिंग प्रॉफिट्स। चेक करो, ये क्लियर है सभी को? एक बार चेक करिएगा, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चेक करो, पक्का? चलो मैं आगे। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर? एंड ऑफ द ईयर में पीएनएल अकाउंट का बैलेंस कितना है चेक करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, हाउ मच इट इज? 82,000। प्लीज पिक अप द प्रॉपर फिगर्स। मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज पिक अप द प्रॉपर फिगर्स। पीएनएल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर इज 82,000 rupees, 82,000. How much will be the profit for the current year? करंट ईयर का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? हाउ कैन वी कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर? व्हाट डू यू थिंक? हम सिर्फ थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, फिर बाद में उसको ब्रेक कर देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सर क्लोजिंग ऑफ द ईयर, समझना सर, क्लोजिंग ऑफ द ईयर प्रॉफिट है 82,000, बिगनिंग ऑफ द ईयर प्रॉफिट था 30,000। क्लोजिंग ऑफ द ईयर प्रॉफिट है 82,000, बिगनिंग ऑफ द ईयर प्रॉफिट है 30,000, और करंट ईयर में डिविडेंड पे किया है। मेरा सवाल है, हाउ मच इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर? सोच समझ के जवाब देना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, थोड़ा मेंटोस खाना, दिमाग की बत्ती जलाना। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर? 2 आंसर्स मेरे पास आए हैं। ओके, वेराइटी ऑफ आंसर शुड ऑलवेज बी देयर, बिकॉज वो दिखाता है कि आप सोच रहे हो, अकल के घोड़े दौड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। $72,000 बिल्कुल सही है। कैसे आया ये 72,000? सर 82,000 माइनस 10,000, 72,000, बिल्कुल सही कहा। करंट ईयर प्रॉफिट चेक करो, मीटिंग का अलर्ट आ गया है। ओके, 72,000 चेक करिएगा। क्लियर? अब हमें इन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सभी को? यहां तक सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं, चेक करिए। $82,000 माइनस 10,000, 72,000। क्लियर? पक्का? 100% एकदम क्लियर? वेरी गुड। अब हम इसका करते हैं एनालिसिस कि इसमें से प्री कितना है, पोस्ट कितना है। अच्छा एक बात बताओ,
जहां तक ये ओपनिंग प्रॉफिट की बात है, ये ओपनिंग प्रॉफिट तो पूरा के पूरा प्री एक्विजिशन में ही जाएगा, इसमें कोई दोहराए है कि नहीं है। ओपनिंग का तो पूरा प्रॉफिट प्री में जाएगा। करंट ईयर के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? करंट ईयर के प्रॉफिट को हम कैसे स्प्लिट करेंगे? 36,000 टाइम रेशियो में नहीं है, मतलब क्या? What is no? No means what? टाइम रेशियो में, राइट? सो 72,000 में से प्री एक्विजिशन का शेयर होगा 36,000 और पोस्ट एक्विजिशन का शेयर होगा 36,000। चेक करिएगा सभी जने, यहां तक ये एनालिसिस सबको क्लियर हो रहा है क्या? पक्का? 100%। अब क्या मैं यहां पर एक होमवर्क आपको दे सकता हूं? लीगल होमवर्क अलग है, इलीगल होमवर्क जो आपको रफ बुक में करना है। ध्यान से सुनोगे, लिखना मत, सिर्फ सुनना। इस क्वेश्चन के अंदर 2 रिजर्व्स हो रहे हैं आपके, ठीक है? 2 रिजर्व, एक्चुअली 3 रिजर्व। पहला रिजर्व है जनरल रिजर्व, दूसरा रिजर्व है प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा रिजर्व होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। हर एक रिजर्व का एक टेबल बनता है, जैसा मैंने आपको बनाना सिखाया। जनरल रिजर्व का मैं अभी आपके लिए बना देता हूं। जनरल रिजर्व का बैलेंस है 1 लाख रुपीस। इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पीरियड्स में, क्योंकि समय खत्म हो गया और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो मैं मिस नहीं कर सकता हूं। प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व पूरा के पूरा 1 लाख होगा, बिकॉज करंट ईयर में कुछ भी रिजर्व्स में ट्रांसफर नहीं हुआ है, और जैसे मैंने कहा है रिजर्व्स आर ऑलवेज क्रिएटेड आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये जो रिजर्व्स का बैलेंस होता है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ए लिमिटेड में, जो कि है 80%, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, जो कि है 20%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ए लिमिटेड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ए लिमिटेड का शेयर होगा 80,000, माइनॉरिटी का शेयर होगा 20,000। यहां पर आएगा डैश डैश। ये चारों फिगर्स कहां कहां जाती है आपको पता है? दिस गोज टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दिस गोज टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दिस गोज टू रिजर्व सरप्लस, एंड दिस गोज टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? आपको ऐसा ही टेबल, मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया है उसके बेसिस पर ऐसा ही टेबल आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाना है, और ऐसा ही टेबल आपको रीवैल्यूएशन रिजर्व का बनाना है। लेकिन ये चीज आपको रफ में करके आनी। जो कैलकुलेशन हम लोगों ने यहां पर जनरल रिजर्व का किया है बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने स्किप किया था। वही कैलकुलेशन उसी तरीके से आपको पीएनएल को स्प्लिट करना है, उसी तरीके से रीवैल्यूएशन रिजर्व को स्प्लिट करना है। प्लीज बी रिमाइंडेड, हर एक के 2 पार्ट्स होंगे, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन। और क्योंकि ये पार्टली ओन सब्सिडरी है दोस्तों, तो ये जो पूरा पैसा है, ये रिजर्व्स जो है, ये 2 लोगों में बटेगा, 2 लोगों में डिवाइड होगा। ए लिमिटेड में 80% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 20%। और कौन सी फिगर कहां जाती है मैं फिर से आप लोगों के लिए लिखता हूं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल MI, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल MI। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल MI, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल MI। रफ में करना है ये सब, हाँ रफ में करना है, मैं फेयर में कर रहा हूं। अरे आ रहा हूं भाई। ये एनालिसिस होने के बाद, ये वर्किंग नोट बनने के बाद बनेगा वर्किंग नोट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालते हैं दोस्तों? इट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में आपके लिए छोड़ रहा हूं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? 1600 शेयर्स खरीदे ऑफ ₹100। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चेक करिएगा, नीचे दी है उसकी 3,40,000 रुपीज। 3,40,000। अब ये जो 3,40,000 है,
इसमें से हम क्या करेंगे 3,40,000, अरे ये RS नहीं है बेटा, ये रीवैल्यूएशन रिजर्व है। ये RR जो लिखा है ना स्नेहल, ये रीवैल्यूएशन रिजर्व है, प्लांट एंड मशीनरी का रीवैल्यूएशन हो रहा है ना, वो रिजर्व है। इसमें से हम माइनस करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस कर लेने के बाद आपको मिलेगा नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर से आप माइनस करेंगे 80% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड, और फिर जाकर आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। फिल इन द ब्लैंक्स। फिर आते हैं वर्किंग नोट नंबर 4 पे, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 20%, तो माइनॉरिटी को 20% मिलेगा किन चीजों का, शेयर कैपिटल का। बी लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल है वो है 2 लाख रुपए, तो 20% मिलेगा 2 लाख रुपए का। 20% ऑफ ₹2 lakh, that comes to ₹40,000। Are you getting my point? समझ में आ रहा है सबको पक्का? बी लिमिटेड को मिलेगा शेयर इन जनरल रिजर्व, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, चेक करना। जनरल रिजर्व में बी लिमिटेड का माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, 20,000 रुपीज है, वो मैं एज इट इज लिख देता हूं, कोई फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। फिर यहां पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बी लिमिटेड का माइनॉरिटी का इंटरेस्ट 2 फिगर से निकलेगा, एक तो ये और दूसरा वाला ये, और फिर बाद में यहां पर आएगा आर का मतलब है रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व में भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट कौन सी 2 फिगर्स होगी, दिस एंड दिस, and then after you take total of this you will get total minority interest which will go to your balance sheet। ये fill in the blanks मैंने आपको बना के दिया है इस क्वेश्चन का। थोड़ी सी मेहनत आज कीजिएगा, थोड़ा सा समय आज बिताइएगा, fill in the blanks करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद हाँ बस एक वर्किंग नोट और बनेगी, और वो हो सकती है रिगार्डिंग द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। दैट्स ऑल। दिस इज योर इलीगल होमवर्क टुडे। Your legal homework of lecture number 76. Let me check your tracker which I have planned for you guys is question number 11 and question number 70. Question number 11 and question number 17. That's your homework for today. Homework is also to fill in the blanks of question number 18. Yup. So आज वापस थोड़ा ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा एडवांस्ड अकाउंटिंग के साथ। सर्टनली अच्छे से समय बिताइए, और फिर से मुलाकात होगी आपसे कल की क्लास में। तब तक गुड डे, शब्बा खैर। थैंक यू सो मच।